हेलो स्टूडेंट, मैं आपका वेलकम करता हूं एलन के एनसीईआरटी की कंसेप्ट सेक्शन में। हम 11th एनसीईआरटी के पहले चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को देखते हैं। ऑल्दो इस चैप्टर में बहुत ही सिंपल और बेसिक डेफिनेशंस हैं और बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं। हम वन बाय वन करके देखेंगे। पहले शुरुआत में हमें देखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की फिजिकल स्टेट के बेसिस पर ये जो क्लासिफिकेशन है मैटर का, वो दिया हुआ है। हम देख सकते हैं कि सॉलिड स्टेट वो है जहां पर पार्टिकल बहुत पास पास में है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम है, इनकी फ्लूइडिटी नहीं है। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस थोड़े से ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड के कंपैरिजन में कम है, और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है और अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है। इसका फिक्स शेप और साइज होता है। लिक्विड का जो शेप है वो फिक्स नहीं होता हमारे पास में, जिस कंटेनर में हम डालेंगे उसके अकॉर्डिंग इसका शेप आ जाता है। गैस का ना तो साइज फिक्स है ना ही शेप फिक्स है। हम मैटर को अगर क्लासिफाई करते हैं तो एक सिंपल क्लासिफिकेशन में करते हैं मिक्सचर और एक प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर वो होता है जिसमें कंपोनेंट का फिक्स्ड रेशियो नहीं होता, जबकि प्योर सब्सटेंस में फिक्स्ड रेशियो में कंपोनेंट पाए जाते हैं। प्योर सब्सटेंस के फिर दो पार्ट हो गए, एलिमेंट हो गया और एक कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस का एलिमेंट मतलब जब एक ही तरह की एलिमेंट हो तो वो एलिमेंटल पार्ट है, और अगर एक से ज्यादा एलिमेंट कंबाइंड होकर फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड होकर और कुछ कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसे अपन कहते हैं कंपाउंड। फिर अपन आते हैं मिक्सचर पर। मिक्सचर दो पार्ट का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब जब पूरे थ्रू आउट मिक्सचर में एक ही फेज हो। जैसे अगर मैं शक्कर को पानी में डिसॉल्व करता हूं, शुगर को पानी में डिसॉल्व करते हैं, अच्छे से डिसॉल्व करने के बाद देखें तो थ्रू आउट हमें एक ही मिक्सचर मिल रहा है, हमें एक ही फेज मिल रही है। हेटेरोजीनियस मिक्सचर की बात करेंगे तो अगर ऑयल को पानी में हम ऐड करते हैं तो चाहे कितना ही उसे मैं मिक्स करूं, वहां हमें दो डिफरेंट फेजेस मिलेंगी, तो वो मिक्सचर जो होगा वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा। कुछ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखते हैं। ये 5 लॉ है जिसके ऊपर केमिस्ट्री के सारे कॉम्बिनेशन, सारे रिएक्शन बेस्ड है। बहुत सिंपल से लॉ है। सबसे पहला लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये सब लॉज जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल है और ये ज्यादातर लॉ उस समय के हैं जब हमें एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो आज के टाइम पर हमें ऐसा लग सकता है कि यार ये तो बहुत सिंपल से लॉ है, इन सिंपल से लॉ का क्या मतलब है। लेकिन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी ये लॉज बहुत पाथ ब्रेकिंग थे, बहुत रिवोल्यूशनरी थे, क्योंकि उन्हें एटम्स, मॉलिक्यूल्स की इंफॉर्मेशन नहीं थी, बावजूद उसके इन्होंने ये रूल्स दिए थे। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा रूल है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद सेम रहेगा, मींस देयर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। इसको हम ऐसे भी कंक्लूड करते हैं कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। तो मास कैसा रहेगा? कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट वाज गिवन बाय लेवोजियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री जिसे अपन कहते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये प्राउस्ट है, उन्होंने दिया था। उन्होंने ये कहा था, he stated that a given compound always contain exactly the same proportion of element by weight। बहुत सिंपल सा रूल है। इसके अकॉर्डिंगली जैसे इसने कहा कि वाटर, इसने एग्जांपल दिया कॉपर कार्बोनेट का, क्यूप्रिक कार्बोनेट का। मैं एक और सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। वाटर में अगर मैं देखूं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहां पर तो मैं इसको क्या फॉर्मूले से समझा सकता हूं, पर प्राउस्ट के साथ ये प्रॉब्लम थी कि वो तो फॉर्मूला को पता ही नहीं था, एलिमेंट क्या, एटम क्या, मॉलिक्यूल क्या। तो वो इस मॉलिक्यूल को इस तरह से नहीं समझा पाया, उसने एक अलग तरीका लिया समझाने का। तो पहले मैं सिंपल तरीका, क्योंकि अब तो एटम और मॉलिक्यूल की डिस्कवरी हो चुकी है तो उससे समझा रहा हूं कि वाटर अगर मैं लेता हूं, चाहे नदी का पानी लूं, कुएं का पानी लूं, नल का पानी लूं, या मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन कराकर लैब में वाटर बनाऊं, अगर मैं वाटर कहीं पर भी बनाता हूं तो उनके मास का रेशो 2 हमारे पास में 16 आएगा या 1:8 आएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स। चाहे किसी भी सोर्स से मैं वाटर को ऑब्टेन करूं, ये जो इनके मास का रेशो होगा वो 1:8 या 2:16 ही होगा हमेशा। तो ये यही कह रहा है कि a given compound always contain exactly the same proportion of element by weight। उनके वेट का जो रेशो है वो कांस्टेंट होगा। उसने
कॉपर कार्बोनेट से समझाया कि कॉपर कार्बोनेट का एक नेचुरल सैंपल लें, मतलब कहीं से भी उठा ले, और सिंथेटिक सैंपल लें, मतलब लेबोरेटरी में बनाया गया। तो अपन देखेंगे परसेंटेज ऑफ कॉपर दोनों में सेम होगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन सेम होगा और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सेम होगा। उसको उसका फॉर्मूला नहीं पता था, तो एग्जैक्टली उन्होंने उस तरह से डिसेक्शन नहीं किया इस थ्योरी का। इस लॉ को हम लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी कहते हैं, क्योंकि कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इज फिक्स्ड। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses of one element that combined with fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number। ये क्या कहना चाह रहा है समझना, जैसे हाइड्रोजन के 2 ग्राम को लेते हैं तो ऑक्सीजन, यहां मैंने रिएक्शन लिख दी है, लेकिन ध्यान रहे जब डाल्टन ने ये रूल दिया था तब उसके पास H2 और O2 का फॉर्मूला नहीं था, तो हमने समझना फॉर्मूले से, लेकिन उसने क्या समझाया उसके अकॉर्डिंगली समझा रहे हैं कि हाइड्रोजन के 2 ग्राम लेते हैं तो वो ऑक्सीजन के 16 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है और वाटर के 18 ग्राम बनाता है। यही हाइड्रोजन के 2 ग्राम लेते हैं और ऑक्सीजन के 32 ग्राम से रिएक्ट करता है तो 34 ग्राम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है, आपस में कंबाइंड होकर 2 कंपाउंड बना रहे हैं। तो ये रूल ये कहता है कि अगर मैं हाइड्रोजन का मास फिक्स ले लूं तो जो ऑक्सीजन का डिफरेंट मास रिएक्ट कर रहे हैं उनका सिंपलेस्ट वो नंबर रेशियो होगा। 2 ग्राम हाइड्रोजन फिक्स मास हो गया, उस फिक्स मास के साथ रिएक्ट करने वाले ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो आएगा वो वोल नंबर रेशियो आएगा 16:32, दैट मींस 1:2। ये वोल नंबर रेशियो आया है। और आप देख भी सकते हो कि H2 के साथ हाफ O2 ही रिएक्ट करेगा तो H2O बनेगा, तो इसके 2 ग्राम के साथ इसका 16 ग्राम रिएक्ट करेगा। पर ये एक्सप्लेनेशन डाल्टन के समय नहीं था। हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन कंबाइंड होगा तो इसका 2 ग्राम इसके 32 ग्राम के साथ कंबाइंड होकर 34 ग्राम H2O2 बनाएगा। इसको हम कंजर्वेशन ऑफ मास से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई मास कंजर्व रहा है। फिर है गैलुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये बहुत सिंपल सा रूल है कि जब भी 2 एलिमेंट आपस में कंबाइंड होकर कोई कंपाउंड बना रहे हैं तो जिस रेशियो में उनके वॉल्यूम है उसी रेशियो में वे कंबाइंड होते हैं। Gases combine or produce in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all the gases are at same temperature and pressure। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होकर वाटर बनाते हैं तो इसका 100 ml इसके 50 ml के साथ रिएक्ट करके इसका 100 ml बनाएगा। मतलब इसका एक पार्ट इसके आधे पार्ट के साथ रिएक्ट करके इसका एक पार्ट बना रहा है, हम ऐसे समझ सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा गैलुसाक के समय भी क्या था, एटम्स मॉलिक्यूल की डिस्कवरी नहीं हुई थी, पर हमें तो पता है एटम्स और मॉलिक्यूल, तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर। अगर मैं इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो देखूं तो 2:1 है। तो ये गैलुसाक रूल यही कहता है कि जब ये एलिमेंट आपस में कंबाइंड करते हैं तो सेम टेम्परेचर अगर प्रेशर में सबका रखूं तो जो इनके मोल का रेशियो है, उसने मोल वर्ड यूज नहीं किया पर अपन समझ सकते हैं कि जो इनके मोल का रेशियो वही वॉल्यूम का रेशियो है कि 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 वॉल्यूम ऑफ H2O, या 100 ml ऑफ दिस कंबाइंड विद 50 ml ऑफ दिस टू प्रोड्यूस 100 ml ऑफ दिस। या मोल के कंसेप्ट में देखें तो इसका 2 मोल कंबाइंड होता है इसके 1 मोल के साथ टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। एवोगैड्रो लॉ, गैलुसाक का जो लॉ है उसका अगर मैं अपडेटेड वर्जन देखूं तो वो अपडेटेड वर्जन एवोगैड्रो ने दिया था और उसने ये कहा था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो जो रिएक्शन जो वॉल्यूम का रेशियो गैलुसाक ने दिया था ये और अच्छे से समझाता है कि यार हाइड्रोजन 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ऑल्दो उस समय भी डिस्कवरी नहीं हुई थी एटम्स और मॉलिक्यूल की, इन द प्रोसेस था, तो हम 2H2 प्लस O2 कंबाइंड होकर 2H2O बनता है। तो हम समझ सकते हैं अगर सेम टेम्परेचर प्रेशर पे रखे हम तो अगर इसका हमने क्या लिया था, जैसे इसका 50 ml लिया था, इसका 100 ml लिया और इसका अपन ने 100 ml, गैलुसाक लॉ से समझा रहे हैं अपन, गैलुसाक लॉ को समझा। इसको अगर मैं 1 पार्ट मानूं तो ये 2 पार्ट हो गया, मतलब 50 ml अगर 1 पार्ट है तो 100 ml 2 पार्ट होगा, है ना। और यहां कितना पार्ट है, 2 पार्ट। अब आप इसको देख सकते हो, इसको मॉलिक्यूल से समझ सकते हो कि सेम वॉल्यूम कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर इसका 50 ml में इसका 1 मॉलिक्यूल है तो इसके 100 ml में इसके 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? इसके 100 ml में इसके कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए, 2 होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूल्स को समझा सकते हैं। और ये रूल याद रखना है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस at same temperature and pressure should contain equal number of molecule। इन
जैसे मैंने कहा उस समय तक हमें ये नहीं पता कि हाइड्रोजन जो है वो डाई एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक है, उस तरीके से नहीं, पर अब हम पढ़ चुके हैं, हमें पता है, तो हम इस तरीके से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मतलब 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। ये थ्योरी बहुत सही थी, लेकिन इनिशियल ईयर्स में इस थ्योरी को ज्यादा सक्सेस नहीं दी गई, सपोर्ट नहीं दिया गया। बट आफ्टर ईयर्स, 50 ईयर्स ऑलमोस्ट, कैनिजारो जो ऑर्गेनिक के भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस एवोगैड्रो वर्क को इंपॉर्टेंस दिलवाई थी। नेक्स्ट थ्योरी है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी में जो सबसे बेसिक पार्ट यूज किया, वो यूज किया एटम्स का, कि भाई एटम्स किसे कहते हैं? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच कैन पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, और इंडिविजिबल बोला इसे। एटम जो बोला, एटोमियो वर्ड आया और ये इंडिविजिबल आया। ये बहुत पुराना फिलोसोफर डेमोक्रिट से आया ये वर्ड, लेकिन इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में लाने वाला डाल्टन था। कुछ थ्योरीज की, कुछ इसकी थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। उसमें मैटर जो है वो इंडिविजिबल एटम से मिलकर बना है। ऑल एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। एक ही एलिमेंट के सारे जो एटम्स है उनकी प्रॉपर्टी सेम है, उनका आइडेंटिकल मास है, लेकिन डिफरेंट एटम की जो मासेस हैं वो अलग अलग है। कंपाउंड फॉर्म होते हैं जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं फिक्स्ड रेशियो में। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, बट एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। तो केमिकल रिएक्शन में एटम ना तो प्रोड्यूस हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, केवल एटम रीऑर्गेनाइज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। Dalton's की theory was able to explain different chemical composition law, although it cannot explain laws of gaseous volume। और chemical reaction में component आपस में react क्यों करते हैं, इसका explanation भी डाल्टन ने नहीं दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। एक एटम का मास बहुत छोटा होता है और साइंटिस्ट ने कंपेयर करके दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास के कंपैरिजन में कंपेयर करके एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया इनिशियल ईयर्स में। 19th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे हाइड्रोजन शुरुआत में काम में लिया, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को 1 मान लिया गया विदाउट एनी यूनिट, और बाकी सारे एटम के मास को हाइड्रोजन के कंपैरिजन में दिया गया कि कोई हाइड्रोजन से अगर मतलब 12 गुना हैवी है तो उसका एटॉमिक मास 12, कोई हाइड्रोजन के कंपैरिजन में 16 गुना हैवी है तो उसका एटॉमिक मास 16 दे दिया गया। बाद में सब साइंटिस्ट एग्री हो गए कार्बन 12 पे कि कार्बन 12 जो है वो बेस्ट है, एलिमेंट है जिससे हम रिलेटिव मास दूसरे एटम्स को दे सकें। यहां पर कार्बन 12 कार्बन का आइसोटोप है जिसका अबंडेंस बहुत ज्यादा होता है और हम उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं C12 के फॉर्म में। कार्बन 12 के एटॉमिक मास को 12 AMU कहा गया, उसका जो भी एटॉमिक मास है एग्जैक्टली 12 AMU कहा गया है, और बाकी सारे एलिमेंट के एटम्स के मास को उसके रिलेटिव दिया गया। 12 AMU एक कार्बन एटम का मास है तो 1 AMU उसका 1/12 पार्ट हो गया। 1 AMU जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं is defined as the mass exactly equal to the 1/12 of the mass of one carbon atom। तो ये एक तरह से यूनिट बन गई कि कार्बन एटम के 1/12 पार्ट के कंपैरिजन में, जो कि एक AMU है, उसके कंपैरिजन में एटम जितने गुना हैवी होगा वही उसका एटॉमिक मास है। 1 AMU की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम। ग्राम्स में अगर देखें तो एक AMU का मास ही होता है। अब हाइड्रोजन का मास अगर हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, क्योंकि अब तो हमारे पास में ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम हर एटम का एग्जैक्ट मास निकाल सकते हैं, तो मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे तो ये आता है। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ अगर AMU देखेंगे तो AMU के टर्म में निकालना है तो इसमें AMU का डिवीजन कर देते हैं एक AMU में, तो 1.6736 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय दिस ग्राम पर AMU। तो जैसे अपन लिखेंगे तो ग्राम से ग्राम कट गया तो इसकी वैल्यू आ गई AMU 1.0078 AMU आई, या इसे हम वो नंबर में लेके 1.0080 AMU आता है। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में से अपन 1 भी लेके चल सकते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU है, बाकी एग्जैक्टली 1.008 हम लेते हैं। सिमिलरली द मास ऑफ ऑक्सीजन अगर अपन देखते हैं इसी मेथड से डिराइव करके कि भाई मास ऑफ 1 एटम ऑफ
ऑक्सीजन, नीचे एएमयू का मास का डिवीजन करते हैं तो ऑक्सीजन का जो एएमयू का मास आता है, एएमयू में मास आता है वो आता है 15.995 एएमयू। अब हमने क्या किया, एएमयू जो कि एटॉमिक मास यूनिट था उसे रिप्लेस कर दिया बाय यू से, जिसको अपन बोलते हैं यूनिफाइड मास, मतलब एएमयू की जगह यू लिख दिया गया। अगर मान लो किसी भी एलिमेंट में एक से ज्यादा आइसोटोप्स हैं, जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 है, तो इसके 3 आइसोटोप है। तो अब एक डाउट आता है कि जब 3 आइसोटोप है तो मैं एटॉमिक मास किसका कहूंगा, कार्बन 12 का, कार्बन 13 का, कार्बन 14 का, किसका कहना चाहिए? तो जब किसी एलिमेंट के एक से ज्यादा आइसोटोप्स हों तो उनका एवरेज एटॉमिक मास दिया जाता है, और एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है। मान लो हमारे पास 3 आइसोटोप हैं, तो x1 इंटू m1 प्लस x2 इंटू m2 प्लस x3 इंटू m3, ये मेथड है यहां यूज किया गया, अपॉन x1 प्लस x2 प्लस x3। x1 क्या है, अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इंटू एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, abundance of second isotope into atomic mass of second isotope, abundance of third isotope into atomic mass of third isotope divided by total abundance। जब अगर हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, x1 x2 x3 फ्रैक्शन है तो इनका सम 1 हो जाएगा, x1 x2 x3 परसेंटेज है तो इन तीनों का सम 100 हो जाएगा, और इससे मुझे निकलेगा एवरेज एटॉमिक मास। जैसे कार्बन का 12 आइसोटोप जो है उसका रिलेटिव एबंडेंस इतना परसेंटेज है और मास कितना है, 12 है, तो मैं फर्स्ट केस में 98.892 इंटू 12 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस 1.108 इंटू 13.00335, फिर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू 14 और डिवाइड कर दूंगा 100 से। अगर मैं परसेंटेज ले रहा हूं तो डिवाइड किससे कर दूंगा, 100 से। यहां पर 100 से इसलिए डिवाइड नहीं किया गया है क्योंकि यहां पर फ्रैक्शन लिए, देखो परसेंटेज नहीं लिया, फ्रैक्शंस लिए, तो फ्रैक्शन लेंगे तो डिवाइड 1 से होगा, परसेंटेज लेंगे तो डिवाइड 100 से होगा, और एवरेज एटॉमिक मास आता है 12.011 यू यूनिफाइड मास, जो कि हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए 12 लेकर चल सकते हैं। अब आती है बात मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, सारे एटम्स, एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सारे एटम के मासेस का जो सम होता है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। अगर किसी एक, जैसे बहुत सिंपल से एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं, वाटर है ना, यहां पर तो एग्जैक्ट वैल्यू के साथ लिखा हुआ है सारा, इतना एग्जैक्ट हमें जाने की जरूरत नहीं। वाटर का निकालना है तो 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 इंटू 2, क्योंकि 2 एटम है इसलिए, प्लस ऑक्सीजन का 16 है मेरे पास में तो ये 18 आ गया। मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन में कार्बन का 12 होता है, 12.011 एयू यूनिफाइड मास है, पर 12 मान सकते हैं कैलकुलेशन पर्पस के हिसाब से। हाइड्रोजन का 1 होता है और 4 हाइड्रोजन एटम है, तो सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह से हम किसी भी एलिमेंट का, जैसे मान लो एसिटिक एसिड का निकालना है ना, एसिटिक एसिड का निकालना है तो कार्बन कितने हैं मेरे पास, 2, तो 2 इंटू 12, पर हाइड्रोजन कितने, 3 और 1 4, तो 1 इंटू 4, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 2 इंटू 16, अगर सम करेंगे तो मेरे पास में 60 आ जाएगा। फॉर्मूला मास, आप देखें आयनिक कंपाउंड में कोई एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होता ही नहीं है, कारण Na+ का जो अट्रैक्शन फोर्स राइट साइड वाले Cl आयन से होता है वही लेफ्ट साइड वाले Cl आयन से भी होता है, वही इधर वाले से भी होता है, वही इधर वाले से भी होता है, फ्रंट वाले से भी होता है, बैकवर्ड वाले से भी होता है। एक Na+6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है NaCl के क्रिस्टल में, तो 6 क्लोराइड से घिरा हुआ है, तो जो अट्रैक्शन फोर्स इसके साथ है, मतलब मैं इसको भी एक मॉलिक्यूल मानूं तो इसको भी एक मॉलिक्यूल मान सकता हूं, इसको भी एक मॉलिक्यूल मान सकता हूं। तो ये प्रॉब्लम है, इसमें डिस्क्रीट मॉलिक्यूल नहीं होते, इसलिए यहां पर मॉलिक्यूलर मास की बजाय फॉर्मूला मास यूज करते हैं। मतलब एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल की जगह हम उसे फॉर्मूला मान लेते हैं, एक कैटायन और एक एनायन, ऑब्वियसली न्यूट्रल होना चाहिए, जैसे NaCl में एक कैटायन और एक एनायन मिलकर न्यूट्रल हो गया, लेकिन अगर यही कैल्शियम क्लोराइड होता तो एक कैटायन और 2 एनायन लेके न्यूट्रल करते, तो ये एक फॉर्मूला हो गया, ये एक फॉर्मूला हो गया। तो इस फॉर्मूले का जो मास है, मतलब एक तरह से शॉर्टकट में हम कहें कि आयनिक कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर मास के बजाय फॉर्मूला मास वर्ड यूज करते हैं और मॉलिक्यूल के बजाय फॉर्मूला वर्ड यूज करते हैं, तो दैट वुड बी सफिशिएंट टू सम। एग्जांपल है, आपसे शुगर का पूछा, शुगर का अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो कैसे निकालूंगा, शुगर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो कार्बन 6 है तो 6 इंटू 12.011 है एग्जैक्टली,
12 इंटू 1, 12 इंटू 1 या 1 की जगह 1.008 और 6 इंटू 16। इस तरह से सम करेंगे तो 180.16 यू आता है, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 180 लेकर चल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो हैं साइज में बहुत स्मॉल होते हैं और उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा नंबर को हैंडल करने के लिए हमें कोई डिफरेंट यूनिट्स चाहिए। हम 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से एटम्स को गिनना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो दैट हम एक नई यूनिट लाते हैं टू डिटरमाइन नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके लिए समझें कि जिस तरह से डजन फॉर 12 आइटम होता है, स्क्वायर फॉर 20 आइटम होता है, ग्रॉस 144 आइटम होता है, इसी तरह से ऐसा ही सिस्टम है टू डिसाइड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल 7th यूनिट को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका सिंबल MOL है। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी पार्टिकल और एंटिटी एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप एटम। मतलब 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट है जिसमें उतने ही पार्टिकल होते हैं जितने 12 ग्राम कार्बन, कौन से वाले कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल जिस अमाउंट में होते हैं उसे 1 मोल कहते हैं। अब यह याद रखना जरूरी है कि मोल ऑफ सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ एंटिटी नो मैटर व्हाट द सब्सटेंस में बी। मतलब अगर हम 1 मोल एटम कह रहे हैं तो अगर मान लो x एटम आ रहे हैं और 1 मोल मॉलिक्यूल कह रहे हैं तो x मोल मॉलिक्यूल आएंगे, x मॉलिक्यूल आएंगे। यहां पर हमारे पास में चाहे मॉलिक्यूल की बात कहें या एटम की बात करें, नंबर जो होगा वो सेम होगा। इसको हम थोड़ा और एग्जैक्टली स्पेसिफाई करें कि यार वो नंबर होगा कितना, कि भैया 12 ग्राम कार्बन में वास्तव में एटम होते कितने। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए कार्बन 12 एटम का मास डिटरमाइन किया स्पेक्ट्रोमीटर से किया, और उसका जो मास आया वो आया 1.99 इंटू 10⁻23। थ्योरेटिकली हम कैसे देख सकते हैं कि भाई कार्बन एटम का मास होता है 12 AMU और 1 AMU का मास होता है 1.66 इंटू 10⁻24। इसको स्पेक्ट्रोमीटर से निकाला तो भी मास आया 1.99 इंटू 10⁻23। ये तो हमारे पास में क्या आ गया, मास ऑफ कार्बन 12 एटम। और नोइंग दैट 1 मोल ऑफ कार्बन वे 12 ग्राम, 1 मोल कार्बन का मास होता है 12 ग्राम। इससे हमने नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाले, यहां हमने कर दिया 12 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स पर कार्बन एटम, मतलब 12 कार्बन एटम के जो नंबर ऑफ एटम है ये निकाले। तो ये वैल्यू आई मेरे पास में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल आ गई। मतलब अगर मैं कार्बन एटम का 1 मोल लूं या नंबर ऑफ एटम्स 1 मोल की बात करूं तो किसी भी 1 मोल में कार्बन एटम की बात कर रहे हैं तो कार्बन 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। एग्जैक्ट नंबर तो ये होता है पर इतने एग्जैक्ट होने की जरूरत नहीं। अब ये नंबर अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इसको अलग से एक नाम दिया गया, सेपरेट नाम, और इस नंबर को 6.023 या 22 इंटू 10⁻23 इसे कहा गया एवोगैड्रो कांस्टेंट और इसको सिंबल दिया गया Na से, इन द ऑनर ऑफ एमिडियो एवोगैड्रो। अब अपने को समझना यह है कि कभी भी अगर मैं 1 मोल बोलता हूं उसका मतलब हो जाएगा 6 इंटू 10⁻23। तो अगर मैं 1 मोल एटम कहता हूं तो हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। मैं बोलता हूं 1 मोल मॉलिक्यूल तो ये हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। मैं बोलता हूं 1 मोल पेन तो ये हो गया 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब 1 मोल एक तरह से नंबर को असाइन करने वाली यूनिट हो गई, एक तरह से कि अगर मैं 1 मोल किसी के भी आगे लगा दूंगा तो उसकी क्वांटिटी स्पेसिफाई हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे हाइड्रोजन के लिए अपन ने कहा 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स, बात कर रहा है एटम्स की, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो गया।
1 मोल वाटर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर के मॉलिक्यूल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल बोला है। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड की बात करें, अपन क्या बता चुके हैं कि सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, इसके लिए मॉलिक्यूल वर्ड की बजाय फॉर्मूला होना चाहिए। तो जब मैं 1 मोल सोडियम क्लोराइड बोल रहा हूं तो मतलब फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब हमें समझना यह है कि अगर हम एटम्स स्पेसिफाई करते हैं तो एटम्स हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23, मॉलिक्यूल स्पेसिफाई करते हैं तो मॉलिक्यूल हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी एग्जाम्पल में अगर हमें स्पेसिफाई नहीं हो कि 1 मोल हाइड्रोजन, अब स्पेसिफाई नहीं है कि ये एटम है या मॉलिक्यूल है, 1 मोल ऑक्सीजन स्पेसिफाई नहीं है कि ये एटम है या मॉलिक्यूल है, तो ऐसे केस में जब स्पेसिफाई नहीं हो तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो उसकी नेचुरल स्टेट है वो ले लेते हैं। जैसे जब मैं कहता हूं 1 मोल हाइड्रोजन, मान लो मैं 1 मोल हाइड्रोजन बोलता हूं, तो 1 मोल हाइड्रोजन में मुझे पता नहीं कि H है या H2 है, तो मैं देखूंगा कि नेचुरल स्टेट कौन सी है, H2 है। तो मैं 1 मोल हाइड्रोजन का मतलब समझूंगा 6.023 इंटू 10⁻23 क्या मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि इसकी नेचुरल स्टेट ये है। 1 मोल आयरन, तो आयरन तो एटॉमिक फॉर्म में है, मतलब वैसे तो सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो मैं समझूंगा 1 मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 आयरन एटम, अपन ये समझेंगे। हैविंग डिफाइंड, आगे देखेंगे, हैविंग डिफाइंड द मोल इट इज इजियर टू नो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस और द कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी। किसी भी एटम के या मॉलिक्यूल के 1 मोल के मास को हमने डिफाइन करते हैं मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। अब अगर वो एटम का मास है तो मोलर एटॉमिक मास हो गया, और वो अगर मॉलिक्यूल का मास है तो वो मोलर मॉलिक्यूलर मास हो गया, या मोलर मॉलिक्यूलर मास हो गया। द मोलर मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला मास इन यू, ये अपन ने बता दिया। मोलर मास ऑफ वाटर, अब मैं मोलर मास ऑफ वाटर मतलब 1 मोल वाटर के मास की बात कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड 58.5। हमें क्वांटिटी को रिलेट करना है कि 1 मोल जब मैं बोलता हूं तो 1 मोल मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, तो मतलब 6.023 या 22 भी ले सकते हैं, इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हो सकते हैं। इसका जो मास आएगा वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि यहां मॉलिक्यूल की बात की तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा। और अगर ये गैस है तो उसका एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। इसका मतलब मोल जो है वो एक रिलेशन देता है मॉलिक्यूल्स, मास और वॉल्यूम के बीच में। अगर मैं 1 मोल मॉलिक्यूल की जगह 1 मोल एटम ले लूं तो यहां पर क्वांटिटी किसकी आ जाएगी, एटम की आ जाएगी, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। और हमारे पास में ग्राम एटॉमिक मास, उसका जो मास होगा 1 मोल एटम का मास, वो किसके बराबर होगा, ग्राम एटॉमिक मास। अपन ने लिखा है मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास, तो ये मोलर एटॉमिक मास हो गया, और ऊपर वाला मोलर मॉलिक्यूलर मास हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन में हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि किसी भी एक मॉलिक्यूल में अगर किसी इंडिविजुअल एटम का परसेंटेज मुझे निकालना हो तो किस तरह से निकालूंगा। मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट अगर मुझे निकालना है तो हमारे पास में वो किस तरह से निकालेंगे, वो हो जाएगा मास ऑफ दैट एलिमेंट इन दैट कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 100। भाई अपन कैसे करते हैं, परसेंटेज ऐसे ही तो निकालते हैं। किसी भी कंपोनेंट का परसेंटेज निकालने के लिए उस कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, मोलर मास का मतलब टोटल मॉलिक्यूल का मास हो गया, इनटू 100। अब किसी भी एलिमेंट का मास उस कंपाउंड में कितना होगा, मान लो एक एलिमेंट का एक ही एटम है उसका, तो एक एटम के जितना मास होगा, लेकिन अगर उसमें 2 एटम हुए तो मुझे डबल करना पड़ेगा एलिमेंट के एटॉमिक मास से। तो मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड को मैं ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट एटम इनटू एटॉमिक मास। एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। वाटर के अंदर अगर मैं हाइड्रोजन का मास परसेंटेज देखना चाहूं तो हाइड्रोजन के एटम कितने होते हैं, 2, इंटू एक एटम का मास कितना है 1.008 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, वाटर का कितना है 18.02 इंटू 100, तो ये आ गया 11.18। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो ऑक्सीजन का मास, अब ऑक्सीजन तो मेरे पास में वाटर में एक ही है, तो ऑक्सीजन का एक ही एटम, उसका एटॉमिक मास अपॉन टोटल मास इंटू, टोटल मतलब मॉलिक्यूलर मास इंटू 100, ये आ गया 88.79।
और एग्जांपल ले सकते हैं, इथाइल अल्कोहल में कार्बन का निकालना है तो पहले तो टोटल मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो सारे एटॉमिक मास को ऐड करके आता है 46.068। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो कार्बन एटम कितने हैं, 2, तो 2 इंटू 12.01, ये इसका मास आ गया, अपॉन टोटल मास 46.08 इंटू 100। इस तरह से इसका परसेंटेज निकालेंगे और बाकी का भी इसी तरह से अपन परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैसे डिटरमाइन करते हैं ये देखने से पहले हम ये देखेंगे कि एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिफाइन कैसे करते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट whole number ratio of atoms present in a compound, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, डिफरेंट एलिमेंट के एग्जैक्ट कितने एटम्स प्रेजेंट है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है। एग्जांपल से देख सकते हैं, अगर मैं ग्लूकोज की अगर बात करता हूं तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इसका मॉलिक्यूलर मास इनके एटॉमिक मास को जोड़ के निकालूंगा तो 180 आता है। ये मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बता रहा है कि भाई ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। लेकिन अगर मैं इसका इंपेरिकल फॉर्मूला देखूंगा, मतलब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालूंगा तो ये आ जाएगा 1:1, तो CH2O, ये इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो ये ग्लूकोज का कहलाता है इंपेरिकल फॉर्मूला। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बताता है, ये रेशियो को बताता है, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब क्योंकि ये इसी का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है तो इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में रिलेशन होता है। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास और इंपेरिकल मास में भी रिलेशनशिप होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मुझे पता करना है और इंपेरिकल फॉर्मूला पता है तो इंपेरिकल फॉर्मूला, जैसे ये इंपेरिकल फॉर्मूला है, अगर मैं इसको 3 गुना ले लेता हूं, इसको 6 टाइम ले लेता हूं, सॉरी, तो 6 टाइम लेने पर मेरे पास में ये फॉर्मूला आ जाता है। मतलब देयर मस्ट बी रिलेशन, और वो रिलेशन ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ n टाइम्स अपन ले लेते हैं। इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास इसका 180 और इसका 30 है, मतलब इसके इंपेरिकल फॉर्मूला मास को भी 6 टाइम से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास बराबर n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। इस पर्टिकुलर ग्लूकोज के लिए इस n की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। या इस n की वैल्यू को निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मास। अगर मैं मॉलिक्यूलर मास में इंपेरिकल मास को कैलकुलेट करूं, यहां पर हम देखें, अगर यहां पर हमारे पास में इंपेरिकल मास आ जाएगा, अगर मैं मॉलिक्यूलर मास में इंपेरिकल मास का डिवीजन करूं तो मेरे पास में n की वैल्यू आ जाएगी। अब हम आगे देखेंगे कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के मास परसेंटेज मुझे पता हो तो हम इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। एक एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे। एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज ये रहा, कार्बन का परसेंटेज ये रहा और क्लोरीन का परसेंटेज ये रहा। अब परसेंटेज दे रखे हैं इनके और मोलर मास इतना दे रखा है। हमें इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है इस मॉलिक्यूल के लिए। तो सबसे पहला है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो मास परसेंटेज है वही इनके मास है ग्राम्स में, मतलब हाइड्रोजन का 4.07 ग्राम, कार्बन का 24.27 ग्राम और इसका इतना ग्राम होता है। हमने सबसे पहले तो ये एज्यूम कर लिया। फिर इनके नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो लेना चाहिए ना अपने को। इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ मोल्स चाहिए, तो हमने मोल्स कैलकुलेट करने के लिए जो ये मास माने इसमें एटॉमिक मास का डिवीजन कर दिया। हाइड्रोजन के मोल्स निकालने के लिए हाइड्रोजन का मास अपॉन उसका एटॉमिक मास, कार्बन के मोल्स निकालने के लिए जो मास कार्बन का दे रखा है अपॉन कार्बन का एटॉमिक मास, और सिमिलरली क्लोरीन के लिए। तो इससे हमें मोल्स पता चल गए। हाइड्रोजन के मोल्स अगर इतने लेते हैं तो उस समय कार्बन के मोल्स इतने होंगे और क्लोरीन के मोल्स इतने होंगे। पर क्या ये रेशियो आ गया मेरे पास में हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का, पर क्या ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है? नहीं। अब अगर ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं है तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कैसे लाएंगे? डिवाइड ईच ऑफ द मोल वैल्यू ऑब्टेन अबव बाय द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग्स देम। इन तीनों को जो स्मॉलेस्ट नंबर है, इन तीनों में स्मॉलेस्ट नंबर 2.021 है, 2.021 4.04 में से ये स्मॉलेस्ट नंबर है। इसका डिवीजन तीनों में कर देंगे। इसका डिवीजन जब तीनों में कर देंगे तो हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया यहां पर, और वो आ गया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन के लिए 2:1:1 आ गया।
तो यहां पर सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशियो आ गया, तो मेरे पास में C एक कार्बन है, हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 1 है, तो CH2Cl इसका इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया, सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशियो आ गया CH2Cl। लेकिन याद रहे, अगर इस स्टेप में सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशियो नहीं आता तो हम क्या करते, उस पूरे रेशियो को एक ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करते, ऐसे सूटेबल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते कि पूरा का पूरा रेशियो सिंपलेस्ट वोल नंबर में कन्वर्ट हो जाता। अभी तो ये सिंपलेस्ट वोल नंबर रेशियो में आ गया, तो यही हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला है, तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब आप देखें हमारे पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो अभी अपन ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला के बीच में एक रिलेशन बताया n से, तो हमें n पता करना है। n पता करने के लिए मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास करेंगे, उससे n आ जाएगा हमारे पास में। अब मोलर मास तो क्वेश्चन में दे रखा था, आप देखें 98.96। इंपेरिकल मास आप इनको ऐड करके निकाल सकते हैं। इंपेरिकल मास कार्बन कितना 12, हाइड्रोजन 2 है तो 2 इंटू 1.008 प्लस 35.453, तो 49.48 आ गया। यहां 98.96 और यहां 49.48, ये अप्रोक्सीमेटली 2 आता है, तो n की वैल्यू 2 आ गई। अब अपन ने क्या कहा था, अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो इंपेरिकल फॉर्मूला को n टाइम कर दूंगा। इंपेरिकल फॉर्मूला है CH2Cl और n की वैल्यू आ गई 2, तो इसको मैं अगर 2 से ले लूं, 2 टाइम कर दूं तो C2H4Cl2, तो मेरे पास में ये इसका फॉर्मूला आ गया C2H4Cl2, यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। हम जानते हैं कि जब हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दे रखी होती है, तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जैसे कि ये है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है, उसी के डिस्कशन को हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। यहां पर मीथेन और ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट है, CO2 और वाटर हमारे पास में प्रोडक्ट है। इन सब की फिजिकल स्टेट को हमने यहां से शो किया, सब गैसियस है तो G लिखा हुआ है। अगर इनमें से कोई लिक्विड होता तो यहां पर लिक्विड आ जाता, और अगर कोई सॉलिड होता कोई भी पार्ट तो उस पर S आ जाता, सॉलिड को स्पेसिफाई करते। ये एक बैलेंस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस किस के बीच में रिलेशन देती है। ये रिलेशन देती है बिटवीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स, वेट और वॉल्यूम। इन सब के बीच में एक रिलेशनशिप हमें पता चलता है इस इक्वेशन से। कैसे? इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो मीथेन का एक मोल, मतलब ये जो रेशियो है ये मोल्स का रेशियो है बेसिकली। ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, अच्छा इन सब कंपोनेंट के आगे जो नंबर होता है, जैसे इसके आगे कोई नंबर नहीं तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1, इसके आगे 2 है तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, इसके आगे कोई नंबर नहीं, इस तो 1 हो गया स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 हो गया। ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये इनके मोल का रेशियो बताता है कि अगर मीथेन का 1 मोल रिएक्ट करता है 2 मोल ऑक्सीजन के साथ तो 1 मोल CO2 बनता है और 2 मोल वाटर बनता है। हम इसको सिंपलेस्ट ऐसे लिख सकते हैं कि किस किस का रेशियो बताता है। इसका 1 मोल मीथेन का रिएक्ट करता है 2 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो पूरा रिएक्ट करने के बाद इसका 1 मोल CO2 बनता है और 2 मोल वाटर बनता है। इसका अगर 1 मोल की बजाय 1 मॉलिक्यूल लिया होता तो इसके 2 मॉलिक्यूल कंज्यूम होते, तो इसका 1 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता और इसका 1 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता, मतलब ये मॉलिक्यूल का रेशियो भी हो गया। वेट का रेशियो नहीं है, ध्यान रखना। इसका 1 मोल का मास होता है 16 ग्राम, इसके 1 मोल का मास होता है 16 ग्राम, इसके 2 मोल का मास हो गया 64। इसका मतलब मीथेन का 16 ग्राम अगर लेते हैं तो उसको कंप्लीट रिएक्ट करवाने के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ये मोल का रेशियो है, वेट का रेशियो नहीं। ऐसा नहीं कि इसका 1 ग्राम लिया तो इसका 2 ग्राम चाहिए, नहीं, ये मोल का रेशियो, तो इसके 1 मोल के साथ इसका 2 मोल चाहिए, तो इसके 16 ग्राम के साथ इसका 64 ग्राम चाहिए। रिएक्ट अगर कंप्लीट हुआ तो इसका 44 ग्राम बनेगा और इसका 36 ग्राम बनेगा। जैसे 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल 1 और 2 मॉलिक्यूल, यहां पर भी 2 आएगा मॉलिक्यूल, आप देखें यहां 1 लिख दिया अपन ने, यहां 2 आएगा, 2 मॉलिक्यूल है ना। तो जिस तरह से 1 मॉलिक्यूल है उसी तरीके से 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल है, उसी तरह से Na अगर लेते हैं तो इसका Na मॉलिक्यूल लिए तो इसके 2 Na मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे, तो इसके Na मॉलिक्यूल और इसके 2 Na मॉलिक्यूल बनेंगे।
सेम जो मोल्स का रेशो होता है एवोगैड्रो प्रिंसिपल से पता चलता है, वही वॉल्यूम का रेशो होता है। इसका अगर एसटीपी पे अगर 1 बार लिखते हैं तो वॉल्यूम 22.4 लीटर की बजाय 22.7 लीटर हो जाता है। तो इसका 22.7 लीटर लेते हैं तो इसका वॉल्यूम का रेशो और मोल का रेशो सेम होता है। तो अगर इसका एक वॉल्यूम लिया तो इसका मुझे डबल वॉल्यूम लेना पड़ेगा, एक वॉल्यूम के बजाय 2 वॉल्यूम, है ना। तो हमारे पास इसका अगर 22.7 लिया है तो इसको 2 इंटू 22.7 लीटर लेना पड़ेगा एसटीपी पे। तो इसका कंप्लीट रिएक्ट करने के बाद इसका 22.7 बनेगा और इसका भी 22.7 बनेगा। जो मोल्स का रेशो है वही वॉल्यूम का रेशो है। और बेसिकली ये जो एक बैलेंस इक्वेशन है उसका स्टोइकियोमेट्री जो है वो हमें सिंपलेस्ट मोल का रेशो जिसमें वो रिएक्ट करते हैं, जिसमें वो प्रोड्यूस होते हैं, वो बताता है। मॉलिक्यूल का रेशो बताता है, वॉल्यूम का रेशो बताता है। मास का रेशो नहीं है, वो मास का रेशो निकाल सकते हैं लेकिन वो एग्जैक्टली मास का रेशो नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, यही सब अपन ने इसमें लिखा हुआ है। यहां से हमने ये समझाया कि हम एक रिलेशन जनरेट कर सकते हैं किस किस के बीच में, मास, मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में। वो रेशो यहां से आता है, मोल्स बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.7। ये एसटीपी जब 1 बार लिया है, जो कि नया जो अपन नया वो लेते हैं आईयूपीसी साइन कन्वेंशन, उसमें 1 बार प्रेशर लेते हैं तो वॉल्यूम 22.7 हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। जब हम रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट अपन ने लिए हैं तो कभी कभी तो हमने 2 रिएक्टेंट ऐसे लिए होते हैं कि दोनों कंज्यूम हो जाता है, कोई भी रिएक्टेंट बचता नहीं है और प्रोडक्ट बन जाता है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हम बिल्कुल एग्जैक्ट जितना स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में चाहिए उतना ही लिया हो। कभी कभी हम कोई एक कंपोनेंट को ज्यादा अमाउंट में ले लेते हैं तो रिएक्शन के बाद कोई एक कंपोनेंट बच जाता है और एक कंपोनेंट पहले खत्म हो जाता है। तो जो भी कंपोनेंट रिएक्शन में कंज्यूम फर्स्ट होता है और वही डिसाइड करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को, दैट रिएक्टेंट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन दी हुई हो तो हमें सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट को ही पता करना होता है। हम एक एक्सपेरिमेंट से समझा देते हैं इसको कि क्या कंसेप्ट है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड होकर वाटर बनाते हैं तो इसका 1 मोल इसके हाफ मोल के साथ रिएक्ट करके इसका 1 मोल बनाता है। मास देखो तो इसका 2 ग्राम इसके 16 ग्राम के साथ रिएक्ट करके इसका 1 मोल बता 18 ग्राम बनाता है। मान लो मैंने इसका 2 ग्राम ही लिया और इसका 16 ग्राम ही लिया, तो जिस रेशो में मुझे चाहिए था मास उसी रेशो में है, तो ना तो बाद में ये बचेगा ना ये बचेगा, मतलब कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं, कोई भी एक्सेस रिएजेंट नहीं है, केवल ये बनेगा। फाइनली ये दोनों खत्म हो जाएंगे। अगर हाइड्रोजन का 4 ग्राम लिया तो इस रेशो से पता चलना चाहिए कि इसका अगर 2 ग्राम से 16 ग्राम पूरा रिएक्ट करता है तो 4 ग्राम से 32 ग्राम रिएक्ट करेगा। और अगर मैंने इतना ले लिया है तो ये भी पूरा खत्म, ये भी पूरा खत्म और इसके 2 मोल बनेंगे, मतलब 36 ग्राम बनेगा। अब तीसरे एक्सपेरिमेंट और चौथे एक्सपेरिमेंट में मैंने कंपोनेंट को, किसी एक कंपोनेंट को ज्यादा लिया और एक कंपोनेंट को कम लिया। देखें, इसका अगर मैं 2 ग्राम लेता हूं तो अपन ने देखा कि इसके 2 ग्राम के साथ 16 ग्राम पूरा रिएक्ट करता है, लेकिन मैंने अगर 8 ग्राम लिया है, इसका मतलब ये पहले ही खत्म हो जाएगा। 1 ग्राम के साथ ही 8 ग्राम कंज्यूम हो जाएगा, तो इसका 1 ग्राम तो एक्सेस में बचेगा ना मेरे पास। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है और यही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। ये कैसे डिसाइड करेगा? अगर इसका हाफ मोल लेते हैं तो 1 बनता है और इसके 8 ग्राम, मतलब इसका 16 ग्राम लेते हैं तो 18, ये जो 16 ग्राम लिया तो 18 ग्राम बना ना, तो 8 ग्राम लेंगे तो कितना बनेगा? इसका भी हाफ बनेगा, 18 का हाफ मतलब 9 ग्राम बना। तो यहां ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है, यही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनना है। अब किसी भी रिएक्शन में अगर मेरे को एक ही रिएक्टेंट दिया हो, ध्यान रखना, अगर अमाउंट ऑफ ओनली 1 रिएक्टेंट गिवन है तो उसी को लिमिटिंग रिएजेंट मान लेंगे और उसी से प्रोडक्ट बना देंगे, जैसे इस रिएक्शन में है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराकर CO2 और वाटर बनाते हैं, तो इसके 16 ग्राम इसके 64 ग्राम के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन इसका तो अमाउंट दिया ही नहीं है, अमाउंट केवल इसका दिया है। तो ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया और यही डिसाइड करेगा मेरे पास में प्रोडक्ट कितना बनेगा। इसका अगर 16 ग्राम लेते हैं, मतलब 1 मोल लेते हैं, तो वाटर का 2 मोल बनता है, मतलब 36 ग्राम बनता है।
बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, 16 ग्राम लेते हैं, पूरा रिएक्ट करता है तो इसका 36 ग्राम बनता है। मुझे यही पूछा है कि कितना बनेगा, इतनी पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, हम सिंपल जो मोल है उसी से पता कर लेंगे। लेकिन अगर मुझे एक से ज्यादा कंपोनेंट हो और दोनों का अमाउंट दे रखा हो, आगे एक सवाल है जिसमें अपन ने दोनों का अमाउंट दे रखा है, तो हमें कैसे पता चलेगा? सॉरी, इसमें भी एक ही का अमाउंट दे रखा है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 ग्राम इसका है और पूछा है इसका कितना बनेगा। देख, अच्छा उल्टा किया है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मिथेन्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। समझना, इसका 22 ग्राम बनाने के लिए मिथेन का कितना अमाउंट चाहिए। तो आप पहले इसको एक बैलेंस इक्वेशन लिखें। बैलेंस इक्वेशन में से मुझे पता चलता है कि इसका अगर 1 मोल कंज्यूम होता है तो इसका 1 मोल बनता है। इसके 1 मोल का मास, CH4 के 1 मोल का मास कितना है? CH4 के 1 मोल का मास 16 ग्राम है, इसके 1 मोल का मास 44 ग्राम है, मतलब 44 ग्राम CO2। अब यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि 44 ग्राम CO2 बनाने के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन मुझे चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 16/44। तो मुझे 22 ग्राम के लिए कितना चाहिएगा? तो 16/44 इंटू 22, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 16/2 और 8 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स पूछा है तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा, इसका वेट कितना है? 8 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 16, तो 0.5 मोल्स आ गया, मुझे मीथेन चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, अगर एक से ज्यादा कंपोनेंट रिएक्टेंट है और उन दोनों का अमाउंट दिया है, तो सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके स्टेप्स हैं अपने पास में। सबसे पहले डिटरमाइन करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जो भी वेट दिया हुआ है उसमें मॉलिक्यूलर वेट का डिवीजन करेंगे तो मोल्स आ जाएगा। फिर उसके बाद हम एक रेशो कैलकुलेट करेंगे, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवीजन करेंगे तो मेरे पास में रेशो निकालना है मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का, दोनों रिएक्टेंट का। अगर 2 रिएक्टेंट है तो दोनों के मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, कंपोनेंट हैविंग स्मॉलेस्ट रेशो, जिस कंपोनेंट का रेशो, ये जो रेशो है वो स्मॉलेस्ट आएगा, वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है, और वही डिसाइड करेगा कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा, या कोई अगर बच गया तो वो कितना बचेगा, ये हमें ध्यान रखना है। मतलब सबसे पहले मोल्स निकाला, मोल्स में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का डिवीजन किया, ये रेशो निकाला, ये रेशो जिस कंपोनेंट का कम होगा, लोएस्ट होगा, वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ये वाला एग्जांपल, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और 10 किलोग्राम हाइड्रोजन दिया है, दोनों कंपोनेंट दिए हैं। N2 + 3H2 gives 2NH3 एक रिएक्शन होती है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों का अमाउंट दिया है किलोग्राम में, और अमोनिया कितना बनेगा ये पूछा है। तो अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स कैसे निकालेंगे? 50 डिवाइडेड बाई 20। 50 किलोग्राम है तो मैंने 10⁻³ ले लिया, वो आगे तक कॉमन चलेगा। तो 50/28, इसके मोल्स निकालेंगे 10/2, इसमें भी किलोग्राम है तो ये आ गया। तो सबसे पहले मैंने मोल्स निकाल दिए, फिर मैंने मोल्स में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का डिवीजन किया, इसका 1 है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका 3 है। ये रेशो करीबन आता है 1.99, 1.89 या 1.9 इंटू 10⁻³ और ये रेशो आता है 1.67 इंटू 10⁻³। तो ऑब्वियसली ये जो रेशो है ये कम हुआ तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। मतलब इस प्रोसेस में मेरा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? हाइड्रोजन। इसका मतलब प्रोडक्ट कितना बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा? हाइड्रोजन। अब अगर हम लगाएंगे यूनिटरी मेथड, 3 मोल ऑफ अगर मैं हाइड्रोजन लेता हूं, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेता हूं तो 2 मोल अमोनिया बनता है। 3 मोल हाइड्रोजन लेने पर 2 मोल अमोनिया बनता है। 1 मोल हाइड्रोजन लूंगा तो 2/3 मोल अमोनिया बनेगा। तो अब अगर मेरे पास में इसके मोल्स कितने हैं, मेरे पास में नाइट्रोजन के मोल्स कितने? नाइट्रोजन के मोल्स मेरे पास में हो गए 50/28 इंटू 10⁻³। ये इतने मोल है। अगर मेरे पास में हाइड्रोजन के लिए चाहिए तो हाइड्रोजन का आ गया 5 इंटू 10⁻³। 5 इंटू 10⁻³ मोल्स अगर हाइड्रोजन के हैं तो अमोनिया के कितने बनेंगे? तो 2/3 इंटू 5 इंटू 10⁻³, ये आ गया 10/3 इंटू 10⁻³। 10⁻³ को मैं स्टार्ट से लेकर लास्ट तक चला रहे हैं क्योंकि केजी में ही आंसर है। वेट अगर मुझे निकालना है तो ये तो मोल्स आ गए। किसके मोल्स आए? अमोनिया के मोल्स। ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया आ गया। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया आ गया और मुझे वेट निकालना है तो 17 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मॉलिक्यूलर वेट से, तो मेरे पास में ये आ जाएगा 170/3 इंटू 10⁻³ ग्राम में आएगा।
यहां ग्राम में है, किलोग्राम में बदलना है तो 10⁻³ को हटा दिया और 170/3 लगभग 56 के आसपास किलोग्राम में इसका वेट बनेगा अमोनिया का। तो हमें पता चल गया कि अगर एक ही कंपोनेंट दे रखा है तो अमाउंट दे रखा है तो वही लिमिटिंग रिएजेंट है, और एक से ज्यादा कंपोनेंट दे रखा है तो हम सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करेंगे और बाद में प्रोडक्ट कितना बनेगा ये डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शंस इन सॉल्यूशन और उनमें यूज आने वाली कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स। हम मैक्सिमम जो रिएक्शंस करवाते हैं वो सॉल्यूशंस में कराते हैं और उनमें कुछ कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है जो हमारे बार बार यूज आएगी। पहला है मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज, W/W परसेंटेज से शो करते हैं। दूसरा है मोल फ्रैक्शन, तीसरा है मोलरिटी एंड चौथा है मोलरिटी। इस तरीके से ये 4 कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है जो हमें बार बार यूज आती है, तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसका और ज्यादा डिटेल 12th में चैप्टर है जो है सॉल्यूशन चैप्टर एंड सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें हम देखते हैं। मास परसेंटेज निकालते हैं तो किसी का भी मास कैसे परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उस कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय, अब जैसे सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो टोटल मिलाएंगे तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाकर हो गया सॉल्यूशन। तो परसेंटेज निकालने का तरीका हो गया सॉल्यूट का परसेंटेज निकालना मतलब मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, एक चीज ध्यान रखें, जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन यूनिट बताते हैं तो हम सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है या सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है ये बताना चाह रहे हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 ग्राम सब्सटेंस को 18 ग्राम पानी में डिसॉल्व किया तो इसका मास परसेंटेज बताओ। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 + 18, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 20 हो गया इंटू 100, ये 10% आ गया। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है मोल फ्रैक्शन। किसी भी कंटेनर में मान लो 2 कंपोनेंट है मेरे पास में, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक कंपोनेंट है ए और बी है कंपोनेंट, इसके मोल्स हो गए मेरे पास में Na और इसके मोल्स हो गए Nb। तो किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। तो अगर 2 कंपोनेंट है तो Na का मोल फ्रैक्शन अगर मुझे निकालना है तो Na/Na + Nb, मतलब ए के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना हो तो Nb/Na + Nb। इसी तरीके से हम किसी के भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। क्या होगा जब 3 कंपोनेंट हो तो फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है तो ए के मोल्स डिवाइडेड बाय तीनों के मोल्स। एक और इंपॉर्टेंट इसमें 2 रूल इनफैक्ट इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है कि किसी भी मिक्सचर में सबके मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। जैसे इस केस में XA + XB = 1 होगा, और इसके केस में जब 3 कंपोनेंट हो उस केस में XA + XB + XC = 1 होगा, मतलब सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट मस्ट बी 1। दूसरा, अगर मान लो मुझे किसी क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन दे रखा है और मुझे परसेंटेज वेट बाय वेट, मोलालिटी, पीपीएम वेट बाय वेट अगर ये सब कैलकुलेट करना हो तो मोल फ्रैक्शन को मैं मोल मानते हुए चल सकता हूं। मैं एज्यूम कर सकता हूं कि ये मोल फ्रैक्शन की बजाय क्या है, मोल्स है, ये मानते हुए मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं। ये 2 इंपॉर्टेंट रूल है जो याद रखेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलारिटी। मोलारिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। फॉर्मूला आ जाएगा मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में वॉल्यूम जो होता है वो ml में दिया हुआ होता है, तो उस केस में मोलारिटी बराबर हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। अगर ml में वॉल्यूम दे रखा है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हम सॉल्यूट का लेंगे जिससे सॉल्यूट के मोल्स आ जाएंगे। अब एक चीज और, हमें कई बार क्या होता है, जैसे एक मिक्सचर है, इसमें मेरे पास में सॉल्यूट डिसॉल्व है और इसमें 100 ml का सॉल्यूशन है, ठीक है, और 10 ग्राम NaCl है लेट्स से। अब अगर मैं इसमें 100 ml वाटर और ऐड कर दूं, 100 ml वाटर ऐड कर दूं, 100 ml वाटर ऐड करूंगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डबल हो जाएगा, 200 ml हो जाएगा। लेकिन NaCl तो मेरे पास में 10 ग्राम का 10 ग्राम ही रहेगा, सॉल्यूट के मोल्स तो चेंज होने से रहे। इस फिनोमिना को, जिसमें हम सॉल्वेंट या पानी डालते हैं, इस फिनोमिना को बोला जाता है डाइल्यूशन। और डाइल्यूशन में अगर मुझे फाइनल मोलारिटी निकालनी हो तो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं M1V1 = M2V2। यहां पर M1 इनिशियल सॉल्यूशन की मोलारिटी, इनिशियल सॉल्यूशन का वॉल्यूम, M2 फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी इनटू फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम। फाइनल सॉल्यूशन के वॉल्यूम में मेरे पास में V1 भी होगा प्लस जो वॉल्यूम अपन ने पानी ऐड किया है वो भी होगा।
अगर मान लो मुझे परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा और मोलारिटी में निकालनी हो, तो एक रिलेशन होता है जिसमें हम मोलारिटी और परसेंटेज वेट बाय वेट के बीच में रिलेशन देख सकते हैं, m बराबर x इंटू डी इंटू 10 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। यहां x क्या है, परसेंटेज वेट बाय वेट क्या है, d क्या है, यहां डेंसिटी है। तो अगर मान लो परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा हो और डेंसिटी दे रखा हो तो मैं उस सॉल्यूशन की मोलारिटी निकाल सकता हूं। अच्छा, एक चीज और है जो हमें ध्यान रखनी है, वो ये है कि मोलारिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। मोलारिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि मोलारिटी में वॉल्यूम इंक्लूड है, और क्योंकि मोलारिटी में वॉल्यूम इंक्लूड है और ये जो वॉल्यूम है वो सॉल्यूशन के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए मोलारिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। एक क्वेश्चन है कि मोलारिटी ऑफ NaOH निकालना है, तो 4 ग्राम NaOH है 250 ml ऑफ सॉल्यूशन में। अब आप देखें अपन ने वो जो फॉर्मूला यूज किया था, मोलारिटी बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, है ना। वेट कितना 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट NaOH का 40 ग्राम इंटू 1000 अपॉन जो वॉल्यूम है ml वो कितना है 250। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 10 आ गया, ये 4 आ गया, 4/10.4, इसकी मोलारिटी आती है। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलेलिटी। मोलेलिटी जिसे अपन स्मॉल m से एक्सप्रेस करते हैं, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में जितने सॉल्यूट के मोल्स डिसॉल्व होंगे उसे हम मोलालिटी कहते हैं। तो फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ध्यान रहे यहां मास ऑफ सॉल्वेंट है, इससे पहले जो दोनों अपन ने लिए थे, दोनों का मतलब जो अपन ने मोलरिटी लिया था वहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया था, और जब अपन ने मास परसेंटेज लिया था उसमें मास ऑफ सॉल्यूशन लिया था। तो दोनों में सॉल्यूशन था, लेकिन मोलरिटी की जब अपन बात करेंगे तो मोलरिटी मास ऑफ सॉल्वेंट है। अब मोलरिटी का फॉर्मूला अगर मैं इसी तरह जैसे मोलरिटी में लिखा वैसे लिखेंगे तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू ये सॉल्यूट का होगा इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। अगर ग्राम्स में दे रखा हो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब आप देखें क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ 3 मोलार सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। समझना, जब मैं 3 मोलार सॉल्यूशन बोलता हूं व्हाट डज इट मीन। 3 मोलार सॉल्यूशन का मतलब हो गया 3 मोल प्रेजेंट है इन 1 लीटर या 1000 ml। तो मेरे पास में सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया, डेंसिटी दी हुई है 1.25। डेंसिटी अगर 1.25 दे रखी है इसका मतलब 1250। मेरे पास में किसका मास आ गया, सॉल्यूशन का मास आ गया 3 मोल है, 58.5 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175.5। ये मास किसका आ गया, सॉल्यूट का। ये है सॉल्यूशन का मास, ये है सॉल्यूट का मास। क्योंकि मुझे मोलालिटी निकालने के लिए सॉल्वेंट का मास चाहिए तो मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट के मास को घटाऊंगा तो मेरे पास में सॉल्वेंट का मास आएगा। फिर मोलालिटी निकालना सिंपल है, यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट लिख देंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट की जगह नंबर ऑफ मोल्स 3 आ गया, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में आया 107.5 इंटू 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर किलोग्राम में लिख देंगे तो 2.79 मोलालिटी आएगी। इस फॉर्मूले में एक खास बात है कि यहां पर भी वेट है और इधर भी, मतलब इधर मोल्स है इधर वेट है। कहीं पर भी इस फॉर्मूले में मोलारिटी इन्वॉल्व नहीं है, और सॉरी वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है। और क्योंकि इस फॉर्मूले में वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है तो ये फॉर्मूला या ये जो वैल्यू है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। हमने मोलारिटी देखा था जो टेम्परेचर पे डिपेंड होती है ना, और मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन जो होती है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। इन दिस वे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ।